बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग 30 डेज ऑफ 30 प्रोजेक्ट्स का जो है प्रोजेक्ट नंबर 2 वेदर विजिट वाला जो है उसका हम पार्ट 2 अपलोड करने जा रहे हैं। अच्छा, ये पार्ट 2 है, इसके बाद पार्ट 3 भी आएगा। मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड इसलिए कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में चली जाती। वैसे ही मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ वीडियो बनाने में, अब पता नहीं कब अपलोड होगी। तो अगर मैं इस वीडियो को पूरा ही बना दूंगी एक साथ तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आपको ये वीडियो भी कल मिलती। तो इसलिए आज मैं पार्ट 2 अपलोड कर रही हूँ। इंशाल्लाह कल जो है पार्ट 3 यानी लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, और आगे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक वीडियो में या फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हर प्रोजेक्ट को कवर करवा दूँ, ठीक है। तो अच्छा, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने सिखाया था किस तरीके से इंस्टॉलेशन होनी है चीज़ों की, किस तरीके से क्या क्या फाइल्स बनेंगी इसके अंदर। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो 30 डेज ऑफ 30 प्रोजेक्ट की मेरी प्लेलिस्ट भी है, उसमें से भी जाके दे सकते हैं। इसके अलावा एंड स्क्रीन पे आपको जो है उसका वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 पे आइएगा, ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड चीज़, आप लोग नेक्स्ट जेएस का बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जेएस हम स्टार्ट करेंगे। मोस्टली क्लासेस में हेलो वर्ल्ड ही करवाया गया, इंस्टॉलेशंस करवाई गई हैं और वो मेरे चैनल पे मौजूद है वीडियो। लेकिन मैं ऐसा चाह रही हूँ कि हम रेपो से कवर करें चीज़ों को, मतलब हम 1 वीक तक वेट ना करें कि नेक्स्ट क्लास में क्या होना है। क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में भी ऐसे ही था कि जब एग्जाम्स होने वाले थे तो आपको कहा गया था कि रेपो से आपने स्टेप 0 से 10 तक कवर करनी है चीज़ें। तो क्यों ना हम पहले से ही उन चीज़ों को कवर कर लें। तो मुझे आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए, इंशाल्लाह जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे रेपो भी। तो उसमें से हम सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो करेंगे, बेबी स्टेप्स हैं, स्टेप 0 हेलो वर्ल्ड से लेके फिर आगे पूरा एडवांस जा रही हैं चीज़ें। तो इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि पार्ट 2 देखने से पहले आपने पार्ट 1 लाजमी देख लेना है। सारी फाइल्स हमारे पास क्रिएट है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूज़ क्लाइंट, ठीक है। इसका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ हम क्यों यहाँ पे लिखते हैं यूज़ क्लाइंट का क्या मतलब है। ये लाइन नेक्स्ट.जेएस को बताती है कि ये कंपोनेंट ब्राउज़र में चलेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो चीज़ें कोड में यूज़ होंगी वो इम्पोर्ट करेंगे। तो हम जल्दी से उनको इम्पोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैं लिखती हूँ इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट। और उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाने, स्पेस देना है, और जो चीज़ें इंपोर्ट करनी है वो हम यहाँ लिखेंगे यूज़ स्टेट। ये देखिए हमारे पास यूज़ स्टेट आ गया। यहाँ से हमने कॉमा लगाया, फिर इसको सेपरेट किया, चेंज इवेंट लेना है हमने। ये देखिए चेंज इवेंट आ गया, कॉमा लगाया, सॉरी कॉमा लगा के इसको सेपरेट कर दिया। और फिर हमारे पास आता है फॉर्म इवेंट, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे ले ली, सही है। ये हमने किससे इम्पोर्ट किए हैं, रिएक्ट से इम्पोर्ट किए। अब देखिए यहाँ पे ये यूज़ क्यों होती है। यूज़ स्टेट का क्या काम है, ये स्टेट को मैनेज करता है। जैसे हम लोकेशन या वेदर का डेटा रखेंगे तो ये उन सब चीज़ों को क्या करेगा, मैनेज करेगा। इसके अलावा चेंज इवेंट और फॉर्म इवेंट की बात करें तो ये रिएक्ट में इनपुट फील्ड्स और फॉर्म सबमिट को समझने के लिए है, ठीक है, ताकि उन्हें प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जा सके, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, कुछ मज़ीद चीज़ें इम्पोर्ट करनी है हमने। तो हम यहाँ लिखेंगे इम्पोर्ट, ठीक हो गया। इसी तरीके से हमने लिखा इंपोर्ट, उसके बाद हम यहाँ पे उसके नेम दे देंगे कार्ड। अब यहाँ पे देखें यूआई आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कस्टम कंपोनेंट है, यूआई कंपोनेंट है, यूजर इंटरफेस कंपोनेंट है हमारे पास। तो हम यहाँ से ले लेंगे कार्ड। कार्ड के बाद हमने कॉमा लगा देना है, ठीक है। कॉमा के बाद हम यहाँ पे लेते हैं कार्ड हेडर, ठीक है। कार्ड हेडर के बाद हम लेते हैं कार्ड टाइटल। कार्ड टाइटल के बाद हमने लेना है कार्ड डिस्क्रिप्शन, और कार्ड डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास आ जाता है कार्ड कंटेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने ये दे दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये हमने पाथ बताना है, सही है। यहाँ से हम कर देंगे इसको कि हम कहाँ पे हैं, हम लिखेंगे @, ठीक है, @components, ठीक है, @components। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इसको डॉट को हटा देते हैं हम, और ये आ जाएगा यूआई। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये नहीं लगाया, ठीक है। इस तरीके से आ गया हमारे पास। और यहाँ पे हमने कार्ड ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे ये पाथ बता दिया कि कंपोनेंट्स के अंदर यूआई में ये जो कार्ड है हमारे पास, ये हमने कस्टम यूआई कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट करा है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद क्या है, हमारे पास इनपुट और बटन है, उन दोनों को भी हमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इंपोर्ट
और इनपुट को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास आ गया इनपुट, ये रहा हमारे पास इनपुट, इसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। सही है, और यहाँ पे भी हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हमने पाथ दे देना है। ये हम यहाँ से कार्ड हटा देते हैं और ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया। इसी तरीके से हमने क्या करना है, हमने अब बटन को इंपोर्ट कर लेना है सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पे हमारे इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे हम लिख देंगे बटन, और ये हमारे पास बटन आ रहा है तो यहाँ से हम इसको बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास बटन आ गया। सेम उसी तरीके से हमने क्या करना है, यहाँ पे भी आना है @ देने के बाद आपने कंपोनेंट्स लिख देना है। ये आपके पास कंपोनेंट्स आ रहा है, और ये हमने क्या कर लिया, बटन को भी इंपोर्ट कर लिया। इस तरीके से आपने जो है सही से पाथ बताना है कि कहाँ से क्या चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हैं, वरना वो इंपोर्ट नहीं होगी और आपके पास क्या होगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कर ली हैं। अब इनपुट और बटन का तो आपको पता है, बटन किस लिए यूज़ होगा, सबमिट करने के लिए आपके पास जो है बटन यूज़ होगा। इनपुट किस लिए यूज़ होगा, आपके पास इनपुट जो है वो टेक्स्ट फील्ड है। ठीक है, इसमें यूज़र क्या करेगा, सिटी का नेम लिखेगा, तो ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है, इसके अंदर वो अपना इनपुट देगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी कार्ड हेडर कार्ड, टाइटल कार्ड, डिस्क्रिप्शन कार्ड, कंटेंट की, तो ये क्या है हमारे पास, ये यूआई कस्टम कंपोनेंट्स है। ठीक है, ये यूआई को स्ट्रक्चर करने के लिए यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद जो है हमने आइकन्स को इंपोर्ट करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट। ठीक है, वैसे ही हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाया, और यहाँ पे सबसे पहले हमें कौन सा आइकन चाहिए, क्लाउड आइकन चाहिए। तो हम यहाँ से आए, हमने लिखा क्लाउड आइकन। ठीक है, ये हमारे पास देखिए आ रहा है क्लाउड आइकन, इसकी लाइब्रेरी का नेम भी लिखा आ रहा है। ये देखिए यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हम अपना दूसरा आइकन जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। मैप पेन आइकन हमारे पास है, वो हमने इंपोर्ट करना है यहाँ से। ठीक है, ये रहा मैप पेन आइकन। और इसके बाद जो है हमारे पास एक हमने इंपोर्ट करना है थर्मामीटर आइकन। ठीक है, थर्मामीटर आइकन है, ये वाला हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ये 3 आइकन्स हैं हमारे पास जो हमने लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर लिया। लूसिड हमारे पास क्या है, ये आइकन लाइब्रेरी है। ठीक है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, ये 3 आइकन्स हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा रहे हैं। ठीक हो गया। अब क्या करना है हमने, अब एक हमने टाइपस्क्रिप्ट स्ट्रक्चर बनाना है जो बताएगा कि हमारा वेदर डेटा कैसा होगा। ठीक है, एक तरीके से मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे इंटरफेस का यूज़ करेंगे। तो इंटरफेस मैंने आपको टाइपस्क्रिप्ट में भी बताया था कि एक तरीके से आप समझ लें कि टू डू लिस्ट है। ठीक है, आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, आप सारा दिन की टू डू लिस्ट में क्या करते हैं, आप बताते हैं कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने इस प्रोजेक्ट की, इस ऐप की एक टू डू लिस्ट बना लेंगे कि भाई इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या क्या काम करना है। सही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इंटरफेस। ठीक हो गया। इंटरफेस लिखने के बाद आपने यहाँ पे जो भी नाम देना है इंटरफेस को वो ले लेंगे आप। मैं लिख देती हूँ वेदर डेटा। ठीक है, मैंने इसको नेम दे दिया वेदर डेटा। उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं। आई होप आप लोगों को याद होगा टाइपस्क्रिप्ट की कुछ कुछ चीज़ें कि किस तरीके से इंटरफेस बनाते थे, और अगर आपने बिल्कुल ही छोड़ दी चीज़ें तो आप भूल चुके होंगे। हर चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में रखिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम टेम्परेचर ले लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम इसकी टाइप बता देंगे किस में होगा, हमारे पास टेम्परेचर नंबर में होगा। सही है, अब हम बताते जा रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहले हमने टेम्परेचर लिख दिया, हमने कहा ये नंबर में होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन की क्या होगी टाइप, डिस्क्रिप्शन की टाइप हम यहाँ पे स्ट्रिंग रखेंगे कि डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग में होगी। डिस्क्रिप्शन में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, मौसम का हाल, जैसे आपका वेदर जो है क्लाउडी है, सनी है, रेनी है, जो भी है वो सारी चीज़ें हमारी डिस्क्रिप्शन में आएगी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं लोकेशन पे। लोकेशन की जो टाइप है वो क्या होगी आपके पास, वो भी आपके पास क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ठीक है, लोकेशन के अंदर क्या हो जाएगा, जिस जगह का वेदर दिखाना है उसकी हम लोकेशन डाल देंगे। सही है, उसके बाद यूनिट पे आ जाते हैं, और यूनिट की टाइप भी क्या रखनी है, स्ट्रिंग रख दी हमने। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के यूनिट्स आ जाएंगे आपके पास, और ये हमने क्या कर दिया, एक अदद इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो पूरा वेदर विजिट का स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, और ब्राउज़र पे डिस्प्ले करेगा। इस फंक्शन के अंदर हम सब लॉजिक लिखेंगे कि कैसे वेदर को फैच और डिस्प्ले करना है। ठीक हो गया, तो यहाँ तक तो हमने ये सारा काम कर लिया है। अब आगे का जो काम करना है हम उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक्सपोर्ट
ये हमारा क्या है, मेन फंक्शन है। सारी चीज़ें इंपोर्ट कर ली, इंटरफेस बन गया। अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर सारी लॉजिक लगेगी, सारा काम इसके अंदर ही होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, हमेशा इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं, ये लाजमी है Next.js के अंदर। उसके बाद हम लिखेंगे फंक्शन, क्योंकि हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसको हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे उस फंक्शन का आपने नेम दे देना है, ठीक है। जैसे मैं लिख रही हूँ वेदर और विजेट, ठीक है। और ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फंक्शन बना लिया, सही है। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, फंक्शन बन गया। अब हमने स्टेट मैनेजमेंट करनी है, सही है। तो यहाँ पे मैं कोड लिखती रहती हूँ और साथ साथ मैं चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करती रहूँगी कि हम क्या चीज़ किस लिए यूज़ कर रहे हैं, सही है। यहाँ पे हमने लिखा कॉन्स्ट के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लोकेशन, ठीक है, कॉमा, और फिर आ जाएगा सेट लोकेशन, सही है। और यहाँ पे हम इसको इक्वल कर देंगे किसके, यूज स्टेट के, ठीक हो गया। यूज स्टेट आ गया हमारे पास, और हम इसको कर देते हैं स्ट्रिंग, और ये आ जाएगा एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। इस तरीके से हमने कर दिया। अब इसको लाइन को हम समझते हैं, ठीक है। एक एक लाइन लिख के मैं एक एक लाइन को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी कि इसका क्या काम है, ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती रहे। अब ये जो लाइन हमने लिखी, जो बनाया है हमने, इसका क्या काम है, ठीक है। लोकेशन क्या करेगी, यूज़र जो लोकेशन देगा, यानी जिस सिटी का नाम लिखेगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टोर होगी, ठीक है। किसके अंदर, इसके अंदर, इस लोकेशन के अंदर वो क्या होगा, जो भी अपनी सिटी का नाम लिखेगा जिसका उसको वेदर अपडेट चाहिए, वो इस लोकेशन के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सेट लोकेशन, ये फंक्शन यूज होगा लोकेशन अपडेट करने के लिए, ठीक है। स्टार्ट में क्या होगा, लोकेशन आपकी एम्प्टी होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट में क्या होगी, आपकी लोकेशन एम्प्टी होगी, सही हो गया। ये चीज़ें क्लियर हो गई। ये क्या होगा, जो भी लोकेशन थी उसको स्टोर करेगा, और ये क्या करेगा, उसको अपडेट करेगा। और ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये क्या है कि स्टार्ट में आपकी लोकेशन क्या होगी, एम्प्टी होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में हमें क्या चाहिए, हम लिखते हैं कॉन्स्ट, अगेन हमने ये लगाया, हम लिखते हैं वेदर, वेदर के बाद लिखते हैं सेट वेदर, ठीक है। इसको इक्वल करते हैं यूज स्टेट, यूज स्टेट के बाद हमने यहाँ पे लेना है वेदर डेटा, ठीक है। आपके पास आ रहा है जो आपने इंटरफेस बनाया था, ठीक है। अब हमने जो इंटरफेस बनाया था हम वो ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया वेदर डेटा, सही है। और उसके बाद हम इसको करते हैं, एक मिनट, पाइप का साइन लगाया हमने, और यहाँ पे हम लिख देते हैं नल, और इसको हम एंगल ब्रैकेट लगाने के बाद हम इसको कर देते हैं नल, ठीक हो गया। यहाँ तक ये काम कर लिया। अब हम इसको भी समझ लेते हैं कि ये लाइन क्या काम कर रही है, हमने क्यों बनाया है। यहाँ पे जो है हमारे पास क्या होगा, वेदर के अंदर यहाँ वेदर का डेटा सेव होता है, ठीक है, जो एपीआई से आएगा। उसके अलावा अगर आप सेट वेदर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जो डेटा आपका एपीआई से आएगा उसको ये अपडेट करेगा, सही है। अगर आप बात करते हैं इसकी, यहाँ पे देखिए हमने ये साइन लगाया, इसका मतलब क्या है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। तो इसका क्या मतलब है, जब तक एपीआई से डेटा नहीं आएगा ये नल रहेगा, ठीक है। जब तक एपीआई से डेटा नहीं आएगा ये नल रहेगा, और जो डेटा आएगा उसको ये क्या करेगा, अपडेट करेगा। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पे हो सकती हैं। हमने यहाँ पे ये चीज़ कर दी। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम एरर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एरर भी आ सकता है यहाँ पे। तो हम यहाँ लिख देते हैं एरर, और एरर के बाद हम लिखते हैं सेट एरर, स्पेलिंग ठीक है, सेट एरर। और उसके बाद हम लिखते हैं यूज स्टेट, ठीक है, यूज स्टेट स्ट्रिंग, और हमारे पास आता है नल, और ये हमारे पास आ गया नल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, इसको समझिए, अगर कोई गलती हो, ठीक है, जैसे सिटी नहीं मिलती या इनपुट गलत है, तो क्या हो, एरर मैसेज आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये यूज़ किया है कि क्या होगा, अगर कोई सिटी नहीं मिलती या इनपुट गलत दिया है यूज़र ने, तो यहाँ पे एरर मैसेज स्टोर होगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद लास्ट चीज़ यहाँ पे रह गई है, वो क्या है हमारे पास, हमने लोडिंग वाला काम भी यहाँ पे करना है। हम लिखते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं इस लोडिंग, इज लोडिंग, ठीक है। और इसको हम कर देंगे सेट इज
लोडिंग, और यहाँ पे आ जाएगा यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट आ गया, और यूज स्टेट के बाद हम यहाँ पे ले लेंगे बूलियन, और बूलियन के बाद हम इसको कर देंगे फॉल्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हम समझ लेते हैं कि इसका क्या काम है। यहाँ पे जब तक एपीआई से डेटा लोड हो रहा है ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक है, जब डेटा आ जाएगा या एरर होगा कोई, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये फॉल्स हो जाएगा। सही है, तो यहाँ तक हमने ये काम कर दिया। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे कि जब यूज़र फॉर्म सबमिट करे तो ये फंक्शन चल जाए। ठीक है, हमें एपीआई से डेटा लेना है जिसमें टाइम लगता है, तो इसके लिए हम एसिंक फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, एसिंक्रोनस हमने पढ़ा है टाइपस्क्रिप्ट में। अगर आप लोगों को अभी भी याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो यहाँ पे थोड़ा सा मसला हो जाएगा, आप लोगों को लगेगा ये बहुत नई चीज़ है, लेकिन ये नई चीज़ नहीं है। टाइपस्क्रिप्ट में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना एसिंक का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सिंपल आ जाते हैं और हम लिखते हैं कॉन्स्ट। ठीक है, उसके बाद आप लिख लें हैंडल, जो भी आपको नेम देना है आप वो दे दें, हैंडल सर्च, और यहाँ पे हम लिखेंगे एसिंक। ठीक हो गया, हमारा एसिंक आ गया। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर हम इसको समझते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं HTML फॉर्म एलिमेंट, हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है HTML फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख के यहाँ पे हमने एरो बनाना है, और एरो बनाने के बाद हम यहाँ पे ये लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने एसिंक का यूज़ कर लिया। अब एक चीज़ और हम यूज़ करने वाले हैं, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब इसका क्या काम है, ये हमने क्यों लिखा है यहाँ पे, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, फॉर्म सबमिट होने पे क्या होगा, रिफ्रेश नहीं होगा, इसलिए हमने प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का यूज़ किया है, यानी उस पेज पर ही रहते हुए हमारे फंक्शन का रिजल्ट आ जाए। सही है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी काम कर रहे हैं, अभी हम क्या बना रहे हैं, हम अपने एक वेदर ऐप बना रहे हैं, वेदर विजेट बना रहे हैं। अब जब भी हम सिटी का नेम लिखेंगे और हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे कि हमारे पास अपडेट आ जाए, तो ऐसा ना हो कि हमारा पेज जो है रिफ्रेश हो, रीलोड हो, ऐसा नहीं हो। जो चीज़ है वो सामने ही रहे और फ़ौरन से उसी जगह पे हमारा डिस्प्ले आ जाए। तो इसलिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे पास वो हमारे पेज पे रहते हुए ही सारा रिजल्ट आ जाएगा और हमारा पेज रिफ्रेश नहीं होगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो है हम एक और चीज़ यूज़ करने वाले हैं। अब आपको अंदाज़ा होता रहेगा कि सारी टाइपस्क्रिप्ट वाली चीज़ें यहाँ पे आती जा रही हैं जो हमने वहाँ पे पढ़ी थी। सही है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट के बाद यहाँ पे आपने नेम दे देना है इसको, कि क्या नेम, जो भी आप अपनी मर्जी से नेम रख सकते हैं। जैसे हम वहाँ पे वेरिएबल्स का रखते थे, लेकिन नाम ऐसे ही रखने हैं आपने जो उसको रिप्रेजेंट करें, यानी आप जो काम कर रहे हैं उस वेरिएबल के अंदर वो पता चले उस वेरिएबल के नेम से कि इस वेरिएबल के अंदर ये काम हुआ है। जैसे अब ट्रिम्ड लोकेशन हमने नाम रखा है इसका, तो अब ये क्यों रखा है ये आपको आगे पता चलेगा, इसको मैं बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लूँ सारा कोड, फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, ज़्यादा ईजी हो जाएंगी चीज़ें। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन लिख ली। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट ट्रिम्ड लोकेशन के नेम से। ठीक है, कॉन्स्ट का वेरिएबल जो कि ट्रिम्ड लोकेशन के नाम से मैंने बनाया है। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ट्रिम क्यों रखा है इसका नाम, क्योंकि इसके अंदर हम लोकेशन को ट्रिम कर रहे हैं। किस तरीके से लोकेशन को ट्रिम कर रहे हैं अभी हम बताते हैं। अभी यहाँ हमने क्या कर दिया, लोकेशन के साथ ट्रिम का यूज़ किया है हमने। ठीक है, ट्रिम का मेथड क्यों यूज़ किया है कि जो भी हमारी लोकेशन है, जो भी यूज़र क्या कर रहा है, लोकेशन दे रहा है, उस पर हमने ट्रिम का यूज़ किया है। अब यहाँ पे इसको समझते हैं, लोकेशन क्या है। लोकेशन ये वो स्ट्रिंग है जो यूज़र ने इनपुट फील्ड में लिखा है। ठीक है, यानी अपनी सिटी का नेम। उसके बाद अगर डॉट ट्रिम की बात करें तो ये जावा स्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है जो किसी भी स्ट्रिंग के आगे पीछे जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं उनको क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि हमने यहाँ पे इस ट्रिम को यूज़ क्यों किया है। ठीक है, जब यूज़र इनपुट देता है तो कभी कभी गलती से क्या होता है, स्पेस दे देता है। ठीक है, जैसे सिटी का नेम लिखा तो उससे पहले स्पेस दे दिया, फिर सिटी का नेम लिखा। जैसे यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल दूँ कि मैं यहाँ पे आई, मुझे लिखना है कराची, तो मैंने गलती से एक स्पेस दे दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया कराची। सही है, या इसी तरीके से मैं यहाँ पे आई और मैंने लिखा कराची
और मैंने गलती से यहाँ पे स्पेस दे दिया इस तरीके से। तो कभी कभी ये चीज़ हो जाती है, गलती से क्या होता है उससे पहले या उसके बाद क्या होता है गलती से एक्स्ट्रा स्पेस लग जाता है। अब इससे होगा क्या, आपकी एपीआई रिक्वेस्ट गलत हो सकती है, ठीक है। स्पेसिस की वजह से एपीआई से डेटा ना आए या फिर एरर आ जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ट्रिम का, कि जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हों, जो भी यूज़र ने सिटी का नेम लिखा है, जो भी इनपुट दिया है, अगर उससे पहले और बाद में कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस है तो उसको वो क्या कर दे, रिमूव कर दे, क्लियर कर दे, ठीक है, ताकि इनपुट जो है वो क्या हो, क्लीन हो और अननेसेसरी स्पेसेस क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, अननेसेसरी स्पेसेस वहाँ पे ना हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। आई होप यहाँ पे समझ आ गया होगा आपको कि हम ट्रिम का यूज़ क्यों कर रहे हैं, वरना कन्फ्यूजन होती है कि लोकेशन को कैसे ट्रिम कर सकते हैं। तो बेसिकली लोकेशन को ट्रिम नहीं कर रहे, लेकिन जो लोकेशन के टाइम पे इनपुट देगा यूज़र, तो वहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर कोई अगर एक्स्ट्रा स्पेस आ जाए तो उसको वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, क्योंकि इस वजह से क्या हो सकता है, आपकी एपीआई जो है वो गलत हो सकती है, ठीक है, आपको डेटा ना रिसीव हो, ये प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ तक ये काम करने के बाद अब हमने क्या करना है, इस पर कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगाएंगे, हमने लिखा इफ़, ठीक है, जो हमारे पास हमने बनाया है ट्रिम्ड लोकेशन वाला वेरिएबल, हम इसको लेंगे, ठीक हो गया। पहले मैं लिख लूँ कोड, फिर समझाते हैं इसको। इफ ट्रिम्ड लोकेशन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेट एरर, सेट एरर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लीज एंटर आ वैलिड लोकेशन, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने ये कर दिया। इसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं सेट वेदर, और इसको हम कर देते हैं नल, ठीक हो गया। और क्या करा देते हैं, इसको हम करा देते हैं रिटर्न, ठीक है। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हम इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। अगर ट्रिम करने के बाद लोकेशन खाली होती है, यानी यूज़र ने स्पेसेस देख के खाली सबमिट कर दिया है, तो क्या हो, एरर आ जाए उसके पास, ठीक है, एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, जिसे यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। यानी मैंने क्या बताया, एक तो मैंने कंडीशन बताई, हमने ऊपर यहाँ पे ट्रिम का यूज़ किया है कि यूज़र क्या करेगा, अपनी लोकेशन देगा, वो सिटी का नेम लिखेगा कि मुझे इस सिटी की वेदर अपडेट चाहिए। अब अगर उसने कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस लगा दिए, एपीआई से एरर ना आए, यानी हमें डेटा करेक्टली रिसीव हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रिम का यूज़ कर रहे हैं कि भाई कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, बिफोर एंड आफ्टर कोई एक्स्ट्रा स्पेस है तो उसको रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद हमने इफ़ की कंडीशन लगाई कि अगर क्या हो, अगर यूज़र ऐसा करता है कि सिर्फ एक्स्ट्रा स्पेसेस यानी इस तरीके से स्पेस देके और सबमिट कर देता है, तो उस सिचुएशन में क्या हो कि एरर आ जाए, उसके पास एक एरर मैसेज शो हो जाए। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारी इफ़ की कंडीशन हमने लगाई है, इसका कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, यहाँ पे आके हमने एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमने लिखना है सेट इज़ लोडिंग, ठीक है, ये सिलेक्ट करना है हमने। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको क्या कर देना है, ट्रू कर देना है, सही है। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे सेट एरर। सेट एरर को हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको क्या कर देना है, नल कर देना है, सही है। यहाँ तक काम कर लिया हमने। अब ये जो सेट इज़ लोडिंग है, इसको ट्रू क्यों किया, जब डेटा लेने लगेंगे तो लोडिंग के स्टेट क्या हो जाएगी, हमारे पास ट्रू होगी। अब देखिए इस जगह से तो हम निकल आए ना, कि हमने ये कंडीशन लगा दी, पूरी एक कंडीशन लगाई कि क्या करना है, वो जो भी लोकेशन देगा उसमें कोई एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस होंगे, एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे, उनको वो रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद ये कंडीशन चलेगी, अगर तो क्या होगा, इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो एरर दे देगा। अगर वो एरर नहीं देगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास क्या हो जाएगा, आपका एपीआई से डेटा क्या हो जाएगा, आपका फैच हो जाएगा, ठीक है, आपके पास आ जाएगी, रिक्वेस्ट आपकी अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, लोडिंग स्टेट आपके पास ट्रू हो जाएगी, वो लोडिंग करना शुरू हो जाएगा। और जो आपके पास एरर वाला काम है, ये जो सेट एरर है, इसको हमने क्या कर दिया, नल कर दिया, ठीक है। यानी क्या होगा, एरर को नल कर देंगे, एरर नहीं होगा, क्योंकि आप एरर वाले चीज़ से निकल आए यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि एरर होगा तो आपको यहीं पता चल जाएगा, आपके पास एक मैसेज आ जाएगा ये वाला, प्लीज़ एंटर अ वैलिड लोकेशन। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आपके पास ये लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने ये काम कवर कर लिया है। इंशाल्लाह कल इसका पार्ट 3 यानी लास्ट पार्ट होगा, हम इसको एंड कर लेंगे वहाँ पे। यहाँ तक
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।